आज जो हमने पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास अपना 11। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं और किसके लिए हमें चाहिए, पहले आपको वो चीज आइडिया हो। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में वो चीज पिछली बार समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन वो क्या होगी, पढ़ा नहीं रही, लेकिन आपको ये पता हो मैं किन ट्रांसलेटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली हमने कहा कंप्यूटर का जब भी हम कोड करते हैं हम क्या करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में करते हैं जो कंप्यूटर को समझ आ सके। हम उन्हें कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कोड करते हैं ताकि क्या कर सकें, कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकें, अपनी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। लेकिन वो कहते हैं उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असल में ना दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। लास्ट वाला अगर कोई देखना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10 में असल में सब कुछ है। एक कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज HLL, एक कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज LLL। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में सिर्फ इतना फर्क है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होगी, नियर टू मशीन होगी। मशीन यानी कि कंप्यूटर की ज्यादा जल्दी समझ में आ सकेगी, ठीक है। नियर टू मशीन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि मशीन की अंडरस्टैंडिंगबिलिटी में वो ज्यादा जल्दी आ सकेगी। यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी जो उससे अंडरस्टैंड करता है, 1 और 0 की लैंग्वेज, ठीक है। वो उस लैंग्वेज के बट नियर बाय होगी जी, उस लैंग्वेज की क्या होगी, नियर बाय होगी। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या फर्क होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में फर्क होगा, ये क्या कहते हैं, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होगी, ठीक है। माइट भी कुछ लोगों ने इसे स्टडी किया हुआ भी है, वरना ये समझना सिर्फ कंपल्सरी है इस वक्त आपके लिए, ठीक है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज मोस्टली जनरल कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है। जो जनरल लेवल पे जब बात की जाती है ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, क्योंकि वो एक थोड़ी सरकारी जुबान है, इस तरह कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में दो डिविजन्स हैं, ठीक है। ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ डिविजन्स हैं। अब वो क्या डिविजन्स हैं, कहते हैं एक होती है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली 1 और 0 की फॉर्म है, सॉरी, ठीक है। मेरे पास क्या डायरेक्टली 1 और 0 की फॉर्म है मशीन लैंग्वेज में। दूसरी इसी लो लेवल लैंग्वेज में एक और लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज तो एग्जैक्टली कंप्यूटर की जुबान को फौरन समझ आ जाती है, उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट वो अंडरस्टैंड कर लेता है। असेंबलर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है, बट वो ये बात है कि उसे ट्रांसलेशन में इतना काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। थोड़ा बहुत जरूरी से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर दूं, HLL की, तो कहते हैं इसमें क्या होती है, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब उसमें क्या आ जाती है, जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक दो बोलूं तो हम जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक आती है C, दूसरी आती है C++, ठीक है। जिसे आप एक दूसरे साथ ही इसके एक और होती है उसे कहते हैं जावा, ठीक है। एक समझ लो और मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, उसे कहते हैं लव्स बेसिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज है उसका नाम है बेसिक। अब ये क्या है, हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की है, इसमें इतनी वैरायटी है बहुत ज्यादा। हमने बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस बनाई थी जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है, ताकि ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ सके और वो कोड कर सके। अब वो तो कोड कर लेते हैं अपनी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में, क्योंकि ऑब्वियसली ये लैंग्वेज क्या होगी, हमें इजीली समझ आएगी, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश के नियर बाय होगी। इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होंगे, मेरे लिए इसे अंडरस्टैंड करना इजी होगा बनिस्बत इस लैंग्वेज को जो 1 और 0 की फॉर्म में होगी, या असेंबली लैंग्वेज जो 1 और 0 की फॉर्म के करीब करीब होगी। ह्यूमन क्या करता है, अपनी HLL में करता है और उसे क्या करता है, बाद में ट्रांसलेटर एक बना लेता है, जो मतलब ज्यादा स्किलफुल बंदे होते हैं। मतलब 10 प्रोग्रामर HLL में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कोड कर रहे हैं, एक दो इतने कैपेबल होंगे जो ट्रांसलेटर के तौर पे एक्ट करेंगे और उस चीज को ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। उन्हीं लोगों ने क्या किया, कंपाइलर्स बना दिए, ट्रांसलेटर्स बना दिए, ठीक है, जो इन्हीं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें ताकि क्या हो, कंप्यूटर की समझ में आ जाए।
जिस कोड को आप लिखते हो वो बेसिकली कहलाता है सोर्स कोड, ठीक है। जिस कोड को आप लिखोगे वो कहलाएगा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इसकी लाजमी कर लीजिएगा। कहते हैं द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो वो क्या कहलाता है, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर ही 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। उन दोनों को कह रही हूँ कि वो दोनों कर लीजिएगा लास्ट में। कहते द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द सोर्स कोड। कंप्यूटर कभी भी सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है। दूसरे तौर पे क्या कहते हैं, द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड एंड देन इट इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। मुझे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करना होगा, देन वो कंप्यूटर की समझ में आएगा। अब ट्रांसलेट करूंगी तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा। कहते हैं जब वो ट्रांसलेट हो जाता है तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में चला जाता है। आप इनको ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हो, सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हो, सोर्स कोड भी कह सकते हो। प्रोग्राम और कोड ऑलमोस्ट सेम वर्ड होते हैं, ठीक है। खासतौर पे ऐसी जगहों पे आप अल्टरनेट यूज कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है, हमने सोर्स कोड को जब ट्रांसलेट किया है ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर की समझ में आ जाए, वो बन गया ऑब्जेक्ट कोड। कहते हैं द प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के करीब आ गया, ठीक है। मशीन लैंग्वेज कौन सी थी, ये वाली ALL में, ठीक है, LLL में, लो लेवल लैंग्वेजेस में सबसे पहली मैंने कहा था इसे ट्रांसलेटर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। ये डायरेक्टली कंप्यूटर की समझ में आती है। क्यों? हम लिखते हैं इसे 1 और 0 की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम जब भी इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगी, 1 और 0 की फॉर्म में लिखी होगी चीज, और मुझे क्या होगी, इसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। जब भी मैं अपने सोर्स कोड को ट्रांसलेट करूंगी बेसिकली वो मशीन कोड में जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट कोड में जा रहा होगा, ठीक है, लो लैंग्वेज में जा रहा होगा। कहते हैं कंप्यूटर क्या करेगा, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। वो उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा और उसे क्या करेगा, चीज को ट्रांसलेट कर लेगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं। मैंने कहा जब उनमें हम कोड करते हैं ना उस दौरान हम ध्यान रखते हैं कि हमें 2 तरह की कैटेगरी दे दी गई है। 2 कैटेगरी से मुराद इनकी डिवीजन है, एक है एच हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा है LLL यानी लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस का मैंने ये कहा है कि ये क्या होंगी, हमेशा नियर टू मशीन अंडरस्टैंडिंग होंगी, यानी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के करीब तरीन होंगी, ठीक है, नियर टू मशीन अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के करीब तरीन। दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है तो वो कहाँ पे होंगी, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी के करीब होंगी, क्योंकि वो किस में हो रही है, इंग्लिश में। मशीन वाली हो रही है 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, 1-0-0 ये जिस भी फॉर्म में ले जाए, बट 1 और 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लिखने का स्टाइल, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट हैं, 26, ठीक है, वो उन सब में जा सकता है, या उस तरह ट्रांसलेट होगा, या उस तरह चीज लिखी जाएगी कि इंग्लिश करेक्ट है या अल्फाबेट्स आप यूज करोगे। कहते लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली 2 डिविजन्स हैं। एक डिवीजन का नाम है मशीन लैंग्वेज, दूसरी का नाम है असेंबली लैंग्वेज। अब इनमें जो मशीन लैंग्वेज है उसको मुझे ट्रांसलेट करना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो डायरेक्ट 1 और 0 की फॉर्म में है। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उससे मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए खास छोटा सा ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। उसकी भी ट्रांसलेशन का काम बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा होता है। जब ये मेरे पास ट्रांसलेट हो जाते हैं तो वो आ जाती है दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जो हमने कहा था ह्यूमन लैंग्वेज के नियर बाय है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसकी कितनी फॉर्म्स हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये भी मैंने आपको सिर्फ 4 मेंशन की है। अपनी बुक में ही देख लो तो उन्होंने लिखी हुई C++, जावा, कोबोल, पास्कल, फॉर्टन, बेसिक, ठीक है। इसके अलावा भी अभी तक बहुत सारी आ चुकी हैं। वो तमाम लैंग्वेजेस क्या है, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखी जाएंगी, शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में, या इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके लिखी जा रही होंगी, इसलिए ह्यूमन की समझ में आ रही। मैंने कहा जब भी आपने HLL में लिखना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, HLL में लिखने के बाद हाई लेवल में वो क्या चीज बन जाती है, सोर्स कोड बन जाती है। सोर्स कोड जब मेरे पास आ जाएगा, जब मेरे पास सोर्स कोड बन गया है, इस सोर्स कोड को मैं उठाऊंगी और इसे क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में ले जाऊंगी। यानी कि ये कौन करेगा, यहाँ पे मैंने कहा कि क्या कौन यूज होगा, ट्रांसलेटर। वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा ह्यूमन लैंग्वेज को उठा के एक मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में जब वो कन्वर्ट कर देगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन?
ये पढ़ाया है, तो इसका मकसद बेसिकली यही है कि आपने ये चीजें याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ये ट्रिपल एल क्या है, HLL क्या है, ठीक है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, आप बता सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज है। कोई पूछेगा मशीन अंडरस्टैंडिंग के करीब करीब लैंग्वेजेस कौन सी हो सकती हैं, आपने बताना है लो लेवल लैंग्वेजेस। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर नहीं जरूरत पड़ता, आप बता सकते हो कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है या मशीन लैंग्वेज जो है उसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता कंप्यूटर को, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। बच्चे ये ना वेरी करता है, सबसे एक जो बेसिक हम पढ़ेंगे ना हमने करनी है, समझ लो ये सी है। सी हर एक की बेसिक रूल्स अपने पास रखती है, ठीक है। ये जो सी है ये हर एक के बेसिक रूल अपने पास ऑलमोस्ट रख रही है, बाकी सारे से मॉडिफाई किए गए हैं बहुत सारे। मतलब समझ लो अभी तक कितनी 200 प्लस लैंग्वेजेस हैं ह्यूमन ने बना ली है, ठीक है। उनमें से काफी हैं जो ट्रांसलेटर ही यूज कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के करीब तरीन ही है। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि उनमें से चंद एक ऐसी हैं जो किसी पुरानी की बेस से उठाई जा रही हैं। अभी जैसे मैंने लिखे हैं C++ और जावा, ये ऑलमोस्ट तीनों एक जैसी हैं। अगर कोई एक सी सीख लेना उसे ऑलमोस्ट ये तीनों आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, इतना फर्क नहीं आता। इंग्लिश लाइक सेंटेंसेज या ओनली में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, किसी में एक नए फीचर ऐड कर दिए होंगे, किसी में एक कम, इस तरह का होगा। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन। पर अब आ जाते हैं 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली कहता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात हो रही है, अब आपको पता लग जाएगा कि मैं किन ट्रांसलेटर्स की बात कर रही हूँ। वो ट्रांसलेटर जो क्या करेंगे ह्यूमन लाइक लैंग्वेज को, ठीक है। ह्यूमन लाइक लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज। इसको क्या कर रहे होंगे किसी लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि डायरेक्ट एक मशीन कोड में लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ आ गई है। आपने जब इसे लिखना है तो इतना लिखना है कि जब भी मैं अपने हाई लेवल लैंग्वेज में करती हूँ कोड, तो वो बेसिकली कहलाता है सोर्स कोड कहलाता है, ठीक है, या आप उसे प्रोग्राम भी कह सकते हो। वो क्या होता है ट्रांसलेट किया जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ये दो नाम इसीलिए बता रही हूँ ताकि पेपर में कोई भी पॉसिबिलिटी है वो कोई भी वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों की समझ हो कि दोनों का मकसद क्या था, ठीक है। सोर्स कोड को उठा के मुझे ऑब्जेक्ट कोड में लेके ना जाना है, लेकिन जब मैं उसे वहां लेके जाती हूँ यहाँ पे जो मुझे दोनों साइडों पे चीज चाहिए उस चीज का नाम है ट्रांसलेटर, ठीक है। उस चीज का नाम क्या है ट्रांसलेटर, क्योंकि वो ट्रांसलेट करेगा देन ही हमें पता लगेगा कि वो क्या है। कहते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब आपको मुझे डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या हुआ लैंग्वेज प्रोग्राम्स का पता है। आपको पता है मशीन लैंग्वेज क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज की एक टाइप थी, ठीक है, जो डायरेक्ट कंप्यूटर की समझ में आती है। हम उसे ऑब्जेक्ट कोड भी कह रहे हैं। ये जो मैंने डायग्रामेटिकली बनाया वही चीज उन्होंने क्या की है, लिख दी है कि वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली ट्रांसलेट करने के लिए यूज होती है आपकी हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज, जिसे हम सोर्स कोड कह रहे हैं, उसको उठा के मशीन लैंग्वेज में ले जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट कोड में ले जाएगी। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने HLL मेंशन करना है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। लेकिन जब आप सोर्स कोड की बात करोगे तो हमेशा इसके साथ जो ऑपोजिट चीज यूज होगी वो ऑब्जेक्ट कोड यूज होगी, लफ्ज, ठीक है। कुछ अल्टरनेटिव होते हैं ना कि जो आपस में एक दूसरे के साथ ही कॉम्बिनेशन में यूज हो सकते हैं, तो उस लिहाज से बता रही हूँ। कहते हैं each language has its own translator, only one type of translator is used in any language, there are 3 types of language processor। कहते हैं हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज यूज इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अगर मैंने फर्ज कर ले बात कर लिया, मैंने कह दिया कि सी है, उसका अपना क्या होगा एक ट्रांसलेटर होगा। अगर C++ की बात की है उसका अपना एक ट्रांसलेटर होगा, ठीक है। अब उनकी लैंग्वेजेस का सिर्फ वही ट्रांसलेटर रह सकता है, उससे ज्यादा चीजें आके उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होगा, हर लैंग्वेज का अपना होगा, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर, हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होगा। ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज यूज इन एनी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में सिर्फ एक ही टाइप का ट्रांसलेटर यूज होगा, ज्यादा ट्रांसलेटर वो यूज नहीं कर सकती। असल में अभी हम ट्रांसलेटर की टाइप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर एक लैंग्वेज हमारा कंपाइलर यूज कर रही है तो इंटरप्रेटर नहीं कर रही, इंटरप्रेटर कर रही है तो कंपाइलर नहीं कर रही, ठीक है। हर एक के लिए क्या अपना स्पेसिफिक ट्रांसलेटर है। इनने का बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर को हमने क्या किया 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया।
अब वो 3 टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। पहली टाइप है हमारी कंपाइलर, ठीक है, पहली टाइप है हमारी कंपाइलर, दूसरी हमारी टाइप है इंटरप्रेटर, तीसरी है असेंबलर। सबसे पहले हम कंपाइलर को पढ़ेंगे। काम हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोर्स कोड को मैं उठाऊंगी, सोर्स कोड को लेके जाऊंगी और उसको ट्रांसलेट कर दूंगी किसमें, आपके ऑब्जेक्ट कोड। कहते हैं कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कहते हैं द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करेगा, सोर्स कोड को उठाएगा और उसे ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल ट्रांसलेट कर देगा। होल का क्या मतलब है, मैंने कह दिया फर्स्ट कल मैंने यहाँ कोई प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, आपके ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में या आपके सोर्स कोड में, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 थी, 4 और इंस्ट्रक्शन नंबर 5। अब ये जो 5 की 5 इंस्ट्रक्शन है, कंपाइलर उनको एक साथ उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा और उन सारों की यहाँ पे क्या करेगा, पांचों को क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा। अब ये क्या है, ट्रांसलेट हुई है, सारों को मैंने क्या किया, इकट्ठा उठाया और इकट्ठा ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है, ये पार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, कंबाइन पूरे प्रोग्राम को उठाऊंगी और ट्रांसलेट कर दूंगी। कहते हैं if a program contains error then the compiler cannot convert the source code into machine code until all the errors are removed from the source program। कहते हैं बेसिकली क्या कि अगर तो उसने कोई एरर हुआ, फर्स्ट कर लेते हैं प्रोग्राम में, मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे कोई एरर था, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, अब उस चीज को उठा ही नहीं सकेगा, क्यों, इस एरर की वजह से। कंपाइलर क्या करेगा, उसको उठा के सोर्स कोड में कन्वर्ट ही नहीं कर, सोर्स कोड को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या एरर, वो कहेगा पहले से रिमूव करो देन मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब एक तो ऑप्शन आपके पास ये भी थी ना कि आप उसे कहते कि ठीक है ये वाली चीज छोड़ दो, बाकी सारा ट्रांसलेट कर दो, बट वो कहते हैं कि नहीं, कंपाइलर की रूटीन ही है कि तमाम कोड को वो उठाएगा, पूरा जितना भी लाइंस का है उसको इकट्ठा ट्रांसलेट करेगा। अगर एक भी एरर आ गई तो वो सारे छोड़ देगा और कहेगा पहले पूरा प्रोग्राम ठीक करके लाओ देन मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगा, ठीक है, ये है कंपाइलर की नेचर। अब आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, अब वो कंपाइलर से क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। मैंने कह दिया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, कहते हैं द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 1 2 3 4 पे एग्जिस्ट करता है, इंटरप्रेटर इसको उठाएगा, पहले लाइन नंबर 1 को उससे ट्रांसलेट करेगा, फिर लाइन नंबर 2 को, फिर उससे ट्रांसलेट करेगा, यानी कि क्या करेगा, बारी बारी इन सब को ट्रांसलेट करेगा, होल प्रोग्राम को नहीं उठाएगा। कंपाइलर के एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करेगा। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम उठा रहा था, ये क्या करेगा, उसे बारी बारी एक एक स्टेटमेंट को उठाएगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसे ट्रांसलेट करेगा, सॉरी। कहते हैं द वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन द कंपाइलर। इंटरप्रेटर स्लो काम करता है कंपाइलर की निस्बत, क्यों, क्योंकि कंपाइलर तो पूरे प्रोग्राम को उठा के ट्रांसलेट कर दिया करता था, इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को उठाता है और उसे ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी लाइन को उठा के लाता है, उससे ट्रांसलेट करता है, तो वो क्या स्लोअर है। कहते हैं एनी एरर इन द प्रोग्राम स्टॉप इट्स एग्जीक्यूशन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एरर एग्जीक्यूशन रिज्यूम। ये क्या करता है, अगर कोई भी एरर आ जाए तो ये वहां पे रुक जाएगा। फर्स्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि लाइन नंबर यहाँ पे 3 पे एरर आ गया, ये यहाँ पे क्या करेगा, रुक जाएगा। any error if the program stop its execution after removal of the error execution resume। अब अगर यहाँ एरर आया तो ये यहाँ पे रुक गया है, यहाँ पे रुक जाएगा, उसे कहेगा एरर ठीक करके लाओ, जब वो ठीक करके लाएगा तो ये यहीं से स्टार्ट करेगा, ये हुआ है रिज्यूम हुआ है, ठीक है, रीस्टार्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, रिज्यूम हुआ है। कंपाइलर क्या कहता था, कंपाइलर कहता था कि अगर आपने फर्स्ट कर ले 100 लाइनों का भी कोड लिखा है ना और 90 के करीब या 91 लाइन पे कोई एरर आ गया है, तो वो पूरे का पूरा कोड वापस देगा और कहेगा इसे सेट करके लाओ देन ही मैं ट्रांसलेट करूंगा, और वो सारी की सारी लाइन दोबारा से उसे क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट, क्योंकि उसने तो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक हमें ये फायदा देगा कि बारी बारी लाइनों को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, अगर एरर आती है तो वो वहां पे रुक जाएगा और कहेगा उसे ठीक करके लाओ, और जैसे वो ठीक हो जाएगी वो वहीं से क्या करेगा, रिज्यूम यानी दोबारा वहीं से स्टार्ट कर देगा। कहते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों में,
Compiler convert the whole program at a time and interpreter translate the source code instruction one by one. Source code क्या कर रहा है, उठा के compiler as a whole पूरा translate कर रहा है, ठीक है, ये वाला काम कर रहा है, as a whole पूरा translate कर रहा है, ठीक है, as a whole पूरा। लेकिन आपका दूसरी तरफ इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन उठाएगा उस लाइन को, ठीक है, वन बाय वन उठा के उसे ट्रांसलेट कर रहा है और उसे क्या कर रहा है, अपने पास सेव ऑब्जेक्ट कोड में लेके जा रहा है। कहते हैं कंपाइलर कन्वर्ट ईच इंस्ट्रक्शन ओनली वंस बट द इंटरप्रेटर मे ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन सेवरल टाइम्स, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन को सिर्फ एक दफा ही ट्रांसलेट करेगा, क्यों, क्योंकि वो एज अ होल प्रोग्राम को कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर इंटरप्रेटर की तरफ आ जाऊं और वो प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है, तो पहले उसने 3 को ट्रांसलेट किया, एरर आ गई, उसने रुक गया, दूसरी बार आएगा 3 को दोबारा से ट्रांसलेट करेगा, माइट भी दोबारा एरर आ जाए, वो फिर भेजेगा। अब तीसरी दफा आएगा तो फिर वो तीसरी दफा उसको अपनी इंस्ट्रक्शन को ट्राई करेगा और माइट भी तीसरी दफा सक्सेसफुल ट्रांसलेशन हो जाए और एरर ना रहे, ठीक है। तो उसने एक इंस्ट्रक्शन को क्या किया, एक से ज्यादा टाइम ट्राई किया। कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। कंपाइलर को जब भी आप प्रोग्राम दोगे वो एज अ होल उसे न्यू प्रोग्राम के तौर पे डील करेगा और उसको क्या करेगा, एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। कहते हैं कंपाइल प्रोग्राम रन फास्टर देन द इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। कंपाइल हुआ हुआ प्रोग्राम ज्यादा अच्छा चलता है, ज्यादा तेज चलता है, फौरन रनिंग फॉर्म में आ जाता है या एग्जीक्यूशन में आ जाता है। इंटरप्रेटर वाला जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता या फास्ट नहीं होता, एटलीस्ट कंपाइलर की निस्बत। अच्छा तो है लेकिन क्या है, फास्ट नहीं है कंपाइलर की निस्बत। ऑल ओवर जो हमें ज्यादा फायदा कौन दे रहा है, कंपाइलर अभी तक। क्यों, होल प्रोग्राम को बेशक वो ट्रांसलेट करता है, वहां पे माइट भी हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है, लेकिन हम प्रोग्राम लिखते कितने के हैं, हम तो लिखते 100 लाइनों का है मैक्सिमम, ठीक है। अब 100 लाइनों के प्रोग्राम में तो हमें इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं कि वो एक एक करे। अगर कोई 200-300 लाइंस का लिखा हुआ है तब मुझे मसला होगा, मैं कहूंगी ठीक है लाइन बाय लाइन करे तो मुझे उसी लाइन पे एरर दे। लेकिन कंपाइलर मेरे लिए यहाँ पे इजी है, क्यों, फास्ट है मेरे लिए, एक साथ ही कन्वर्ट कर देगा, अगर कोई एरर आई तो रुकेगा, वरना तो उसने बिल्कुल सही ही चलना है, ठीक है, इसलिए। अब तीसरा मेरे पास एक लास्ट ट्रांसलेटर है जिसे बेसिकली कहा जाता है असेंबलर। तीसरे का क्या नाम है हमारे पास, तीसरे का नाम है असेंबलर। असेंबलर क्या है, हमने अभी एक लैंग्वेज पढ़ी थी लो लेवल लैंग्वेज में, मैंने आपसे कहा था असेंबली लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। एक तो मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपसे कहा था वो ऑलमोस्ट लो लेवल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसलिए उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसके असेंबलर का नाम भी, उसके ट्रांसलेटर का नाम भी क्या रखा गया है, असेंबलर रखा गया, लैंग्वेज से मिलता जुलता, क्योंकि ये सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करेगा। कहते हैं द लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, इट प्रोड्यूस द बाइनरी इंस्ट्रक्शन फॉर अ गिवन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। क्या करेगा असेंबलर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा है जो उस अपनी असेंबली लैंग्वेज को ही उठा के क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, और मशीन लाइक लैंग्वेज यानी कि सोर्स कोड्स को उठा के ऑब्जेक्ट कोड में ला रही है, यानी 1 और O की फॉर्म में, 1-0 की फॉर्म में लाके उसे क्या कर देगा, रख देगा। तो असेंबलर ने क्या किया, सिर्फ अपनी ही असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, ठीक है, अपनी जो भी गिवन इंस्ट्रक्शन थी, हम 1 और 0 की फॉर्म को बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। कोई पूछता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ मेरे ख्याल में कि बाइनरी क्या होता है, हमने फर्स्ट में अभी तक कवर कर लिया है। तो बाइनरी क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म होती है, तो 0 और 1 की फॉर्म में लेके जाने को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, आप बाइनरी भी कह सकते हो या कुछ। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे जब लफ्ज आप सोर्स कोड यूज करोगे तो उसके साथ जो लफ्ज यूज करना है वो ऑब्जेक्ट कोड यूज करना है, वो ज्यादा सूटेबल है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन,